स्टार्ट करते हैं आज से आप लोगों की जो जर्नी है सीएमए इंटरमीडिएट की, उसके बारे में। देखिए, मेरा जो सब्जेक्ट है सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर, वो सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और एक आधा सब्जेक्ट आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज पर न्यू सिलेबस के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो सीएमए 2022 के हिसाब से जो नया सिलेबस आ रहा है, पेपर नंबर 6 जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। सबसे पहले आज की इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर मैं बात करूंगा कि हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या रहेगा, क्या क्या मैं स्टडी कवरेज आपको पढ़ाते वक्त रखूंगा, इसके साथ साथ जो कोर्स कंप्लीशन डेट रहेगी वो क्या रहेगी। हालांकि ये ज़्यादा मुझे बेसिक बताने में समय नहीं लगेगा, कोई ना कोई नया टॉपिक मैं स्टार्ट आज की क्लास से कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की इंट्रोडक्शन क्लास। देखिएगा, आज आपकी सबसे पहली क्लास कौन सी है? इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास में सबसे पहले मेरा डिस्कशन जो होगा वो कुछ पॉइंट्स को लेकर के होगा। कौन से पॉइंट हैं? देखिएगा, पहला, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आपके सिलेबस के बारे में, आपका सिलेबस क्या रहेगा। दूसरा, मैं बात करूंगा एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न कैसा है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हालांकि अभी मैं आपके सामने सिर्फ ऑनलाइन पैटर्न के बारे में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 या 3 अटेम्प्ट से जो भी पेपर हो रहा है वो ऑनलाइन पैटर्न पे हो रहा है। ऑफलाइन पैटर्न के कोई चांसेस नहीं है, तो ऑफलाइन पैटर्न में कैसा पेपर आता है उसके बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। इसके बाद मैं तीसरे पॉइंट में डिस्कशन करूंगा किसके बारे में? स्टडी कवरेज के बारे में। स्टडी कवरेज का मतलब कि जब मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या क्या चीजों को मैं कवर करने वाला हूं। देखिएगा, इसके अंदर मैं आपको बात करूं तो सबसे पहले तो है आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइडेड जो स्टडी मटेरियल है, जो सीएमए इंस्टीट्यूट आईसीआई इशू करती है उसको कंप्लीट करेंगे। साथ में पास्ट एग्जामिनेशन के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो चैप्टर वाइज हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट की साइट पर 2 प्रकार के मटेरियल अवेलेबल हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका बिट क्वेश्चंस। बिट क्वेश्चंस एक प्रकार की एमसीक्यू बुकलेट होती है, और इसके अलावा एक और बुक आती है जो कि वर्क बुक की पीडीएफ फाइल सीएमए इंस्टीट्यूट की साइट पर अवेलेबल होती है। चौथा पॉइंट, हमारा कोर्स कंप्लीशन डेट क्या रहेगी। कोर्स कंप्लीशन डेट क्या रहेगी, इन सारी बातों को अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करने वाला हूं सिलेबस के बारे में। जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस पढ़ने वाले हैं, उस सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक आप इस पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपने पास पढ़ चुके हैं उससे रिलेट करते हैं, और कैसे कितने सारे आपके पास नए टॉपिक्स होंगे, ठीक है। उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है सिलेबस को लेकर के? देखिएगा, सिलेबस में मैं कुछ चैप्टर्स के नाम आपको बताऊंगा सबसे पहले तो, कि कौन कौन से चैप्टर्स आप यहां पर देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, देखिए सबसे पहले तो इसमें एक चैप्टर आपका पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग। बेसिक अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या टॉपिक्स होंगे मैं बता दूं आपको। इसके अंदर जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हो गई, इसके अलावा कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। बेसिक अकाउंटिंग के अंदर जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस बनाना, ये सारी बातें। इसके अलावा अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती हैं। मतलब कुल मिला के वो सारे टॉपिक्स इसमें शामिल हैं जो कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। हालांकि ये टॉपिक अभी अपन स्टार्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम में आते हैं। कई सारे जो ऐसे हैं वो थ्योरेटिकली पूछे जाते हैं, तो अपने को उसी तरीके से पढ़ने होंगे। पढ़ाऊंगा मैं आपको ये सारी चीजें जितनी भी बेसिक अकाउंटिंग में दे रखी हैं। दूसरा है स्पेशल ट्रांजैक्शन का। दूसरा है कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस। स्पेशल ट्रांजैक्शंस में कुछ टॉपिक्स जो इंस्टीट्यूट ने दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक टॉपिक यहां पर आप पढ़ेंगे कंसाइनमेंट का। एक टॉपिक आप यहां पर पढ़ेंगे जॉइंट वेंचर। और एक टॉपिक आप यहां पर पढ़ेंगे इंश्योरेंस क्लेम।
इंश्योरेंस क्लेम। हाँ जी, इसके अलावा मैं बात करूं तीसरे टॉपिक की, तीसरे टॉपिक में आपका आएगा फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का मतलब ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना। इससे रिलेटेड जितने भी नोट बनते थे, जितने भी स्पेशल ट्रांजैक्शंस होते थे, वो सारे फाइनल अकाउंट्स में आएंगे। मैं इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूं, पूरा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। ज्यादातर केसेस में बेड डेप्ट्स के ट्रीटमेंट आपसे पूछे जाते हैं, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा है एक चैप्टर आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी बेसिकली इस चैप्टर का नाम मैं क्या बोल रहा हूं, एनपीओ का चैप्टर है। बहुत ही अच्छे और एडवांस लेवल पर आपको एनपीओ का चैप्टर दे रखा है इंटरमीडिएट के अंदर, तो पढ़ेंगे जब इसको देखेंगे। इसके अलावा एक चैप्टर आपका यहां पर रहेगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये अभी तक मैं आपके सामने जो चैप्टर्स लिख रहा हूं, कहीं ना कहीं आपने शायद 11th क्लास में पढ़ रखे हैं, तो वो सारे चैप्टर मैंने लिखे हैं। इसके अलावा एक चैप्टर आपका पढ़ेंगे यहां पर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में मैं बाइफिकेट करके नहीं बता रहा हूं, जितनी भी पार्टनरशिप आपने 12th क्लास में पढ़ी है वो सारी की सारी यहां पर आएगी, जिसमें आपका एडमिशन भी है, रिटायर भी है, डेथ भी है, डिसोल्यूशन भी है, साथ में अमालगमेशन होगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर, कन्वर्जन होगा, वो सारे कॉन्सेप्ट भी यहां पर आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसके अलावा अब मैं बात करता हूं कुछ नए टॉपिक्स के बारे में, कौन कौन से नए टॉपिक ऐसे हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। जैसे एक चैप्टर होगा रॉयल्टी का। रॉयल्टी बेसिकली क्या होती है, रॉयल्टी का मतलब होता है एक प्रकार से रेंट। मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स से रिलेटेड क्या चीजें हमको समझनी है और वो आगे जाकर के हमको डिटेल में पढ़नी होगी। एक जनरल ब्रीफ दे रहा हूं बस मैं। देखिए रॉयल्टी का जो चैप्टर है, रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, रॉयल्टी का मतलब होता है एक प्रकार से रेंट, कि कोई भी एक व्यक्ति अपने असेट्स को या अपने प्रेमाइसेस को यूज करने का जो ओनरशिप राइट है वो किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है फॉर द पेमेंट ऑफ सम कंसिडरेशन, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। यानी मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को कोई अपनी खान, जैसे नॉर्मली रॉयल्टी जो काम में ली जाती है वो एक प्रकार से प्रोडक्शन या फिर कोई भी प्रकार की जैसे आपको मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो कोयले की खान है, तो कोयले की खान किसी एक व्यक्ति की है, निकालने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होता है, तो वो अपनी जो प्रमाइसेस है उसको दूसरे व्यक्ति को यूज करने के बदले में देता है और उसके अगेंस्ट में क्या चार्ज करता है, कंसिडरेशन, और उस कंसिडरेशन को हम रॉयल्टी बोलते हैं। तो रॉयल्टी का सिंपल सा मीनिंग अभी आप केवल इतना समझ लो कि कोई भी व्यक्ति अपनी असेट का ओनरशिप राइट किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ अमाउंट के बदले में देता है, तो वो अमाउंट आपका एक प्रकार से क्या कहलाती है, रॉयल्टी कहलाती है। इसके बाद आप एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हायर परचेस। हायर परचेस, हायर परचेस बेसिकली इसको बोला जाता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, नाम से ही समझ में आ रहा है, कोई भी प्रकार की असेट मैंने इंस्टॉलमेंट पेमेंट पर परचेस करी है। इसका मतलब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझ लिए कि मैं कोई कार परचेस करके लाता हूं 10 लाख रुपए की, तो वो इनिशियली मैं टोटल अमाउंट पे नहीं करता, इंस्टॉलमेंट में 3 साल 4 साल या 5 साल में पेमेंट करता हूं। तो एक तो इंस्टॉलमेंट में जब आप 10 लाख रुपए का कार का प्राइस है तो वो तो पे करोगे ही, साथ में जो एक्सटेंडेड पीरियड आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए मिला है उसके लिए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का पेमेंट भी किया जाता है। तो हायर परचेस सिस्टम एक प्रकार से इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है। जब भी कोई असेट हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे खरीदते हैं तो वो चैप्टर आपको यहां पर डिटेल के अंदर पढ़ना है, किस प्रकार से ये सिस्टम काम करता है। इसके अलावा एक चैप्टर आप यहां पर पढ़ेंगे जो कि है ब्रांच का, एक चैप्टर आप पढ़ेंगे यहां पर डिपार्टमेंट का। दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं कुछ ना कुछ ही रूप से। ब्रांच और डिपार्टमेंट का मतलब कोई एक हेड ऑफिस है जो अलग अलग सिटीज में अपनी ब्रांच को ऑपरेट करता है, तो सभी ब्रांचेस अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं और उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हेड ऑफिस की बुक्स में कैसे मर्ज किया जाता है, वो सारी अकाउंटिंग सिस्टम आपको ब्रांच के रूप में पढ़ना होगा। डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, किसी भी एक कंपनी के बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे जो डिपार्टमेंट होते हैं वो डिपार्टमेंटल वाइजेस कैसे अकाउंटिंग होती है और डिपार्टमेंटल वाइज अकाउंटिंग को कैसे कंसोलिडेट करते हैं, जोड़ते हैं, वो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल ओवरव्यू बता रहा हूं मैं। इसके अलावा एक थ्योरेटिकल चैप्टर आपका यहां पर आएगा जो कि बेसिकली है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम,
कि हॉस्पिटल में, स्कूल में, क्लब में कौन कौन सी अकाउंटिंग सिस्टम कंप्यूटराइज बेस्ड पर ऑपरेट की जाती है, थियोरेटिकल है। ये चैप्टर के अंदर कुछ ज्यादा पढ़ने के लिए कंटेंट नहीं है। 2 से 3 पेज सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं, तो थियोरेटिकली हमको इस सारे कंसेप्ट को पढ़ना है। इसके अलावा आखिरी आपका जो एक टॉपिक रहेगा यहां पर, वो रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। एक टॉपिक और है इसके अलावा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहां पर जो आप अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, वो 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे। AS1, AS2, AS7, AS9 और AS10। देखिए AS10 जो है वो है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। दूसरा AS2 जो है वो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। AS7 जो है वो है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का। इसके अलावा AS9 जो है वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे करते हैं। ये है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। और ये जो है AS10 वो है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो ICI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। टोटल नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो 32 एप्लीकेबल हैं। और सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी नहीं पढ़ोगे, कुछ यहां पढ़ोगे, कुछ कंपनी अकाउंट्स का एक सेक्शन आता है सेकंड ग्रुप में, वहां पढ़ते हैं, और कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाकी जो रिमेनिंग है वो फाइनल में जाकर के पढ़ते हैं। देखिए अभी तक की जो अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ी है वो जनरल टॉपिक वाइज पढ़ी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली ये डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किस सिस्टमैटिक मैनर में मेंटेन करेगा, किस तरीके से मेंटेन करेगा, वो सारा प्रोसेस आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा होता है। तो हर चीज अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पढ़ी जाए तो वो बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ी जानी समझता हूं मैं। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर AS1 जो है वो बहुत ही आसान, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का जो थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जो है वो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन बताता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एट द ईयर एंड करते हैं उसको कैसे करना है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसी कंपनीज जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर लगी हैं वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे करेंगी, मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर अकाउंटिंग कैसे मेंटेन होती है, वो AS7 में पढ़ेंगे। इसके अलावा AS9 जो है वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन जनरली जितने भी बिजनेसेस काम करते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, वो अपने एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से रेवेन्यू को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कब कब रिकॉग्नाइज करना है, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो या सर्विसेज से रिलेटेड हो, सारे डिस्क्रिप्शन आपको इसमें मिलेगा। इसके अलावा AS10 जो है वो है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की अकाउंटिंग कैसे होती है। देखिए आपने एक डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग पढ़ी होगी, डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा होगा, जो बेसिकली पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 हुआ करता था, जिसको अब हटा दिया गया है और उसको मर्ज कर दिया गया है कहां पर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर। ये सारा कुछ गणित जो है वो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के थ्रू हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक लास्ट चैप्टर और आपका है, लास्ट चैप्टर और आपका है जो कि है सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर एंड सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर। सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर, ये चैप्टर जब मैं बताऊंगा तब इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा। तो ये आपका कंप्लीटली अकाउंटिंग का सिलेबस मैंने आपको बताया है जो कि हमको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बात करी है सिलेबस के बारे में। अब सिलेबस के बारे में बात करने के बाद दूसरा मैं सिस्टम आऊंगा आपके एग्जाम के पैटर्न के बारे में, कि एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से काम करता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2, एग्जाम का पैटर्न। देखिए एग्जाम का पैटर्न जो है वो आपका 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, देयर आर 4 सेक्शंस। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सेक्शन नंबर 1,
जिसको ए सेक्शन नाम दिया मैंने, ये कंप्लीट सेक्शन जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है, और यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो 20 क्वेश्चंस होंगे, एंड ईच क्वेश्चन हैव 1 मार्क ओनली, हैव 1 मार्क ओनली। 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन आपका 20 नंबर 1 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से जो सेक्शन ए में कवरेज है वो कितने मार्क्स की हो गई, 20 मार्क्स की हो गई। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं सेक्शन बी की। कंपलसरी पार्ट में है, 20 के 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी चॉइस नहीं है। सेक्शन बी जो है आपका वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये जो सेक्शन है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, इसका मतलब यहां पर जो आपको अपना आंसर देना है वो 1 और 2 लाइंस में खत्म करना है, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो टोटल मिलाकर के 10 क्वेश्चन होंगे, एंड ईच क्वेश्चन हैव 2 मार्क्स। इसका मतलब 10 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 20 मार्क्स आपके यहां पर कवर्ड होंगे। सेक्शन बी के बाद मैं बात करता हूं सेक्शन सी की। सेक्शन सी जो है वो डिस्क्रिप्टिव कंटेंट। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसको मैं डिटेल क्वेश्चन बोलूंगा, कंप्लीट सॉल्व करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो रहेंगे 6, एंड अटेम्प्ट आपको करने हैं एनी 4, कोई से भी 4 अटेम्प्ट करने हैं, एंड ईच क्वेश्चन हैव 12 मार्क्स ओनली। हर क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर का होगा। अब देखिए जो सेक्शन सी आपका डिस्क्रिप्टिव है, उसके अंदर आपको चॉइस मिली है, मतलब 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, 6 में से 4 अटेम्प्ट करने, 2 छोड़ सकते हैं। हर क्वेश्चन 12 नंबर का होगा। क्या 4 क्वेश्चन आएंगे? ऐसा नहीं है, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, कम से कम 8 करने होंगे। कहने का मतलब क्या, जैसे एक क्वेश्चन आपका अगर 12 नंबर का है तो उसमें एक क्वेश्चन हो सकता है 6 का एक पार्ट 6 का हो सकता है एक पार्ट 8 का दूसरा पार्ट 4 का हो सकता है एक पार्ट 3 नंबर का दूसरा पार्ट 9 नंबर का तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की फ्रेमिंग वो कैसे कर रहा है, कौन से क्वेश्चंस दे रहा है ये मान। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंप्लीट क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन जैसे पार्टनरशिप हो गया या एनपीओ का क्वेश्चन हो गया या ब्रांच का क्वेश्चन हो गया, वो पूरे 12-12 नंबर का भी दे दे, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास इसके अंदर अगर मैंने बात करी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मतलब 12 नंबर के 4 क्वेश्चन, तो इसका मतलब कितना हो गया, 48 मार्क्स हो गए। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं सेक्शन डी की। सेक्शन डी जो है वो आपका ये भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, और यहां पर केवल एक ही क्वेश्चन आता है जो कि बहुत लेंथी और बड़ा क्वेश्चन होता है, और एक ही क्वेश्चन 12 नंबर का आएगा जो कि पूरे 12 नंबर कवर करेगा। तो ये पूरा मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न बताया, जिसके अंदर सेक्शन ए में 20 नंबर, फिर 20, 40 और 48 और 12, 48 और 12 60 और 40 कितने हो गए, 100 नंबर। तो ये 100 नंबर का पेपर आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, एग्जाम के पैटर्न को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक बार। हाँ जी, देखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं, सिलेबस के बारे में बता दिया मैंने, एग्जाम के पैटर्न के बारे में बता दिया। स्टडी कवरेज के लिए मैं बता देता हूं, देखिए यहां पर आपको एक बुक मिलेगी, उस बुक के अंदर मैंने जो है स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तो कवर किए ही हैं साथ में। इसके अलावा पास्ट एग्जाम में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, 2016 सिलेबस और 2012 सिलेबस के क्वेश्चन भी मैंने उसमें शामिल किए हैं।
इसके अलावा बिट क्वेश्चंस और वर्कबुक जो है उसके रिगार्डिंग आपको एक एमसीक्यू बुकलेट मिलेगी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके सेक्शन बी के अंदर आपसे पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, वो भी कवर्ड होंगे, वो सेपरेट बुक में कवर्ड होंगे। तो मैं आप लोगों को जो है चैप्टर वाइज मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा, और उसके साथ साथ जो एग्जामिनेशन के आए हुए क्वेश्चन है उसको अपन कंप्लीट सॉल्व करेंगे, चैप्टर वाइज करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कोर्स कंप्लीशन डेट मैं आपको बता देता हूं। मेरी कोर्स कंप्लीशन डेट रहेगी 15 फरवरी की, 15 फरवरी 2023। जून 2023 अटेम्प्ट के लिए जो कोर्स स्टार्ट होगा वो आज से स्टार्ट हो रहा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो सबसे ज्यादा लेंथी सिलेबस मैं कहूंगा, और ये जो कोर्स है वो 15 फरवरी तक रेगुलर क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, अब ये बात हो गई बड़ी बेसिक और इंट्रोडक्शन की। अब मैं आपका एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा यहाँ पर पढ़ाना। तो पहले तो यहाँ तक की बात आप सभी को अंडरस्टैंड है, मुझे एक बार बता दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक की बात सभी को अंडरस्टैंड है? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, हाँ जी, सभी को क्लियर है? एक सेकंड। चलिए, अब अपन स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक देखेंगे। चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने अब वो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, एक सेकंड देखिएगा। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं जो आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं उस टॉपिक का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। हेडिंग डाल लेंगे इंश्योरेंस क्लेम। चलिए, समझते हैं पहले तो इस चैप्टर के बारे में, इसमें क्या पढ़ना है। देखिए, इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर नाम से ही समझ में आता है कि कोई ना कोई प्रकार का इंश्योरेंस आपने ले रखा होगा और उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस कंपनी से आपको कुछ क्लेम अमाउंट मांगना होगा। जैसे हम अपनी जनरल लाइफ में बहुत टाइप के अलग अलग इंश्योरेंस कराते हैं। लाइफ का इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, कोई भी प्रकार की असेट है उसका इंश्योरेंस करवाते हैं। अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में जो स्टॉक है उसका इंश्योरेंस कराते हैं। तो बहुत टाइप की अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में। यहां पर हम कौन से प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी को अंडरस्टैंड करेंगे या पढ़ेंगे, वो इंश्योरेंस पॉलिसी को पढ़ेंगे जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। अब बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका डिस्कशन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, तो चलिए मेरे साथ साथ लिखेंगे, देखिएगा। लिखेंगे अ बिजनेस may have two types of insurance policy. Two types of insurance policy. कौन कौन सी? पहली, for loss of stock due to fire, ड्यू टू फायर, और दूसरी है फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ द बिजनेस। चलिए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहां पर हम जो इंश्योरेंस क्लेम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो बिजनेस से रिलेटेड होगा। अब बिजनेस से रिलेटेड जो है बेसिकली दो टाइप का लॉस हमको देखने को मिलता है। एक मैंने बोला स्टॉक का नुकसान और दूसरा मैंने बोला प्रॉफिट का नुकसान। पहले जनरल ओवरव्यू देता हूं मैं, फिर उसके बाद इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के अंतर्गत क्लेम की कैलकुलेशन कैसे होगी सेपरेट पार्ट में देखेंगे, और लॉस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत क्लेम की कैलकुलेशन कैसे होती है वो सेपरेट पार्ट में देखेंगे। लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब क्या होता है कि आपके बिजनेस में दुकान के अंदर आग लग गई, आग लगने के कारण से सामान जल गया, सामान का आपने इंश्योरेंस करवा रखा था, अब आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर के उसका क्लेम मांगेंगे। बड़ी सिंपल सी बात। इसके बाद मैंने बात करी प्रॉफिट के नुकसान का क्लेम आप कैसे मांगते हैं, प्रॉफिट का नुकसान होता क्या है। अभी मैं जनरल बता रहा हूं, जब इसके बारे में डिटेल बात करेंगे तब डिस्क्राइब बात करेंगे। सपोज फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ आपका 1 अप्रैल 2020 को, और साल के बीच में जाकर के 1 जुलाई 2020 को बिजनेस में आग लग गई।
बिजनेस में आग लग गई तो वो जो प्लेस पर आपके बिजनेस में आग लगी है वो बिजनेस का प्लेस क्या हो गया, डिसलोकेट हो गया। क्यों? क्योंकि उसको आप जैसे 1 तारीख को आग लगी, 1 जुलाई को, तो क्या 2 जुलाई से उस पर बिजनेस करना स्टार्ट कर दोगे? नहीं, उसकी आपको मरम्मत करानी पड़ेगी, उसको आपको रिकंस्ट्रक्ट करवाना पड़ेगा, कुछ टाइम पीरियड आपका उसमें जाएगा। सपोज मैंने बोला साल के बीच में 1 जुलाई को बिजनेस में आग लगती है, बिजनेस को रिवाइव करने में, रीलोकेट करने में कुछ समय जाता है। सपोज मैंने बोला 3 महीने का समय जाता है, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 3 महीने तक आप उस प्रॉपर प्लेस पर व्यापार नहीं कर पाओगे। तो उस 3 महीने में जो बिजनेस नहीं कर पाओगे उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट का नुकसान होगा। प्रॉफिट के नुकसान का मतलब क्या, कि अगर मैं उस प्रॉपर प्लेस पर व्यापार करता तो कुछ ना कुछ सेल जनरेट करता, और कुछ ना कुछ सेल जनरेट करता तो उस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी कमाता। क्योंकि बिजनेस में आग लगने के कारण से वो प्लेस जो है वो डिसलोकेट हो चुका है, तो उसको मरम्मत कराने में 3 महीने का समय जाएगा। तो 3 महीने तक मैं उस प्रॉपर प्लेस पर व्यापार नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा तो सेल भी जनरेट नहीं होगी, और सेल जनरेट नहीं होगी तो उस पर कमाने वाला प्रॉफिट भी नहीं कमा पाऊंगा। तो अब ऐसे केसेस में जो बिजनेसमैन है वो 2 टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है। पहली मैंने बोली कौन सी, लॉस ऑफ स्टॉक की, यानी जो आग लगने के कारण से आपके स्टॉक का नुकसान हो चुका है, जो स्टॉक जल चुका है, उस नुकसान को आप इंश्योरेंस कंपनी से कैसे मांगेंगे। दूसरा, जो बिजनेस डिसलोकेट हो गया है उसमें जो प्रॉफिट का नुकसान है, वो प्रॉफिट के नुकसान का क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से कैसे मांगेंगे। तो 2 पार्ट में हमको बेसिकली ये चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक एक पार्ट को करके मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टॉक के नुकसान का क्लेम आपको कैसे निकालना है। तो चलिए मेरे साथ साथ अब बातों को नोट करना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले आप हेड पॉइंट डालेंगे, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से कैसे मांगेंगे, इसका पूरा एक प्रोसेस है। पहले मैं पूरा प्रोसेस आपको समझा देता हूं, फिर मैं इसको थ्योरेटिकली नोट करवाऊंगा। देखिएगा, जनरल बातें मैं सारी कर रहा हूं, बहुत आसान आसान चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले स्टॉक के नुकसान का क्लेम की बात करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए, आज की तारीख में मान लीजिए एक सर्टेन डेट, मैंने बोला 1 जुलाई को बिजनेस में आग लग गई। बिजनेस में आग लग गई, स्टॉक आपका जल गया। जरूरी नहीं है कि सारा स्टॉक जला हो, जितना जला कुछ बचा लिया होगा, हो सकता है सारा जल गया होगा। अब आपको 1 तारीख को जब बिजनेस में आग लगी और जो स्टॉक जल गया, तो अब आप क्या करोगे, एक नोट प्रिपेयर करोगे। किस बात को लेकर के, कि आपका कितने स्टॉक का नुकसान हुआ है। उस नोट में आप क्या बताओगे, कि हमारा इतने 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख के माल का नुकसान हो गया। उस नोट को कहां लेके जाओगे, इंश्योरेंस कंपनी के पास। बताओगे कि साहब इतना नुकसान हो गया है, इतने का क्लेम आप हमें दे दो। बात समझ में आ रही है। अब समस्या क्या आती है, समस्या 2 बातों की है। पहली बात, कई बार तो स्टॉक जो है वो काउंटेबल नेचर का होता है, कई बार स्टॉक जो है वो नॉन काउंटेबल नेचर का होता है। तो जो नोट प्रिपेयर करना है वो नॉन काउंटेबल नेचर के स्टॉक पे करना है। जैसे मान लो एक सपोज एग्जांपल मैंने क्या लिया, कि एक कार की कंपनी है जिसके शोरूम के अंदर 50 कारें खड़ी हैं, उसके बिजनेस में आग लग गई। उसके बिजनेस में आग लग गई, 30 कारें जल गई। तो उसमें कोई नोट बनाने की जरूरत है क्या, नहीं है। काउंटेबल नेचर का स्टॉक है, पता चल रहा है, आइडेंटिफाइड हो रहा है, साहब 30 कारें जल गई, तो आप डायरेक्टली जाकर के बोलोगे साहब 30 कारें जल गई, इसका आप इंश्योरेंस क्लेम दे दें। एक होता है नॉन काउंटेबल नेचर, जैसे कपड़े बनाने की कंपनी हो गई, कोई राशन की दुकान हो गई, या कोई फैक्ट्री हो गई, जहां पे हम स्टॉक को इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते, इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हमको नोट बनाना पड़ता है। अब वो नोट कैसे बनाया जाता है वो अपन आगे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा हूं, पहले मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करेंगे जो बातें मैं आपको बता रहा हूं। चलिए लिखेंगे, व्हेन stock is destroyed by fire, then trader or businessman trader or businessman prepare a note for prepare a note for
valuation of stock, for valuation of stock and claim amount from insurance company, from इंश्योरेंस कंपनी। वो एक नोट प्रिपेयर करता है जिसमें वो बताता है कि उसका कितना नुकसान हुआ है और उसको वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम के रूप में मांगता है। अब इसको कैलकुलेट करने के कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। पहले आप यहां तक की बात नोट कर लेंगे। हाँ जी, यहां तक की बात नोट हो गई। हाँ जी, आगे लिखेंगे फॉर द पर्पस ऑफ क्लेम, फॉर द पर्पस ऑफ क्लेम द following steps, the following steps are adopted। कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, इनको अडॉप्ट करना है। चलिए, कौन कौन सा? सबसे पहला स्टेप जो है वो है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक देखिएगा, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मतलब क्या? तो लिखेंगे यहां पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉक, टू टाइप्स ऑफ स्टॉक exist in बिजनेस। कौन कौन से? एक मैंने बोला काउंटेबल नेचर स्टॉक, काउंटेबल नेचर स्टॉक, और एक मैंने क्या बोला? नॉन काउंटेबल नेचर स्टॉक, नॉन काउंटेबल नेचर स्टॉक। चलिए, सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, काउंटेबल नेचर स्टॉक। काउंटेबल नेचर स्टॉक देखिएगा, लिखेंगे व्हेन स्टॉक इज काउंटेबल नेचर और कैन बी physically valued, then actual valuation, then actual valuation taking from the records, from the records and claim amount from इंश्योरेंस कंपनी, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। बहुत ही सिंपल सी बात मैंने आपको बताई। क्या बोली मैंने? कि अगर आपका स्टॉक जो है वो काउंटेबल नेचर का है, मतलब आप उसको फिजिकली वेरीफाई कर सकते हो, फिजिकली देख सकते हो, तो आपको कुछ नोट बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपने रिकॉर्ड में से उसको ये चेक करो कि कितना स्टॉक था, कितना जल गया, फिजिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिजिकली काउंट कर सकते हैं और सीधा आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांग सकते हैं। बिल्कुल आसान बात। अब मैं बात कर रहा हूं नॉन काउंटेबल नेचर स्टॉक की। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, क्या? नॉट काउंटेबल नेचर स्टॉक। अगर स्टॉक नॉन काउंटेबल नेचर का है तब क्या करना है? चलिए, यहीं पर ही समस्या है। लिखेंगे व्हेन स्टॉक इज नॉट काउंटेबल नेचर, नॉट काउंटेबल नेचर और कैन नॉट बी
or cannot be physically valued, then prepare a note on the insurance company for valuations of stock and claim lodge For this purpose, a note is called memorandum trading account. इस पर्पस के लिए जो नोट प्रिपेयर किया जाता है उसका नाम क्या बोला मैंने? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोला है। चलिए सबसे पहले आप इतनी बात नोट करेंगे। हाँ जी, यहां तक की बात नोट करके मुझे एक बार रिप्लाई करेंगे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट। यहां तक की बात नोट करके एक बार रिप्लाई करेंगे। चलिए अब देखिए, नॉन काउंटेबल नेचर स्टॉक के केस में आपको एक नोट प्रिपेयर करना है जिसमें यह बताना है कि आग लगने के समय पर आपके बिजनेस में कितना स्टॉक अवेलेबल था, और उसके लिए जो नोट प्रिपेयर करोगे उसका नाम मैंने क्या बोला है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब बनाया कैसे जाता है, इसका मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। देखिएगा, हाँ जी, अब लिखेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है? पहला सवाल, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहला सवाल। फिर उसके बारे में बात करेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट है कुछ ना कुछ, और ट्रेडिंग अकाउंट तो हम अपने बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो बिल्कुल जस्ट लाइक अ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी कुछ उसी तरीके से बनेगा। लेकिन मतलब क्या है उसको समझते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस का जो एक्चुअल ट्रेडिंग पीएनएल या बैलेंस शीट बनाई जाती है वो कब बनाई जाती है? जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। फाइनेंशियल ईयर एंड जनरली जो है वो 31 मार्च को होता है। कई केसेस में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का फाइनेंशियल ईयर भी काम में लिया जाता है। अभी मैं कंसीडर कर रहा हूं कि मार्च में आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है। शुरू कब से होता है? 1 अप्रैल से। अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है साल के बीच में बनाया जाने वाला ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि एक प्रकार से कच्चा ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बोलते। एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट ईयर एंड पे बनाते हैं। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट साल के बीच में जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है वो बीच बीच में एनालिसिस करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर हमको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाना है? क्योंकि हमको यह पता करना है कि आग लगने के समय पर हमारे बिजनेस में कितना स्टॉक अवेलेबल था, जिसमें से कितना जल गया और कितना बच गया। तो अब देखिएगा मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बना रहा हूं। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट आप कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आप लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहां से आता है? पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा, ये आपको पता लग जाएगा। इसी प्रकार से टू परचेस। लेकिन परचेस आपको कब तक की लेनी है? तो मैंने इसमें लिखा अप टू द डेट ऑफ फायर। आग लगने तक की डेट तक की परचेस कितनी है वो परचेस आपको लेनी है।
सपोज मैंने बोला कि मेरे किसी भी सर्टेन बिजनेस में आग लगती है 1 जुलाई को, तो यानी कि अप टू द डेट ऑफ फायर तक की परचेस का मतलब हो गया अप्रैल, मई और जून, 3 महीना ही काम हुआ। तो 3 महीना अप टू द डेट ऑफ फायर तक की परचेस आपको लेनी है। इसी प्रकार से कोई भी प्रकार के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई भी प्रकार के डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि अप टू द डेट ऑफ फायर तक के किए गए हैं, अप टू द डेट ऑफ फायर तक के किए गए हैं, उन खर्चों को यहां पर शामिल करना है। इसके अलावा सेल्स की इंफॉर्मेशन आएगी यहां पर। सेल्स का मतलब कौन सी सेल्स लोगे? अप टू द डेट ऑफ फायर, आग लगने तक की डेट तक की सेल कितनी है, वो सेल आप यहां पर कंसिडर करेंगे। इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे, इसके बारे में एक अभी मैं नोट बनवाऊंगा। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आपको सर्टेन परसेंटेज ऑफ सेल्स लेना पड़ेगा। कैसे लेना है इसके बारे में अभी बताऊंगा मैं। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में अभी सेपरेट चर्चा करेंगे। देखो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता कैसे है, कैसे निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी परसेंटेज ऑफ जीपी रेट कैसे निकलती है। जीपी रेट कैसे निकलती है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। समस्या क्या है? समस्या यह है कि सर जीपी रेट तो या ग्रॉस प्रॉफिट तो कब पता चलता है? जब साल खत्म हो गया। साल के बीच में कौन सी जीपी रेट लें, पिछले साल के लिए, या जीपी रेट कैसे डिटरमाइन करें, इसको लेकर के मैं अभी सेपरेट चर्चा करूंगा कि किस तरीके से जीपी रेट की कैलकुलेशन करनी है जस्ट इसके बाद। ठीक है, अभी आप ऐसे समझो कि जीपी रेट या ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता होगा। ठीक है, अब आप बैलेंसिंग फिगर से क्या निकालोगे? बैलेंसिंग फिगर से आप निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये कैसे निकलेगा? ये आपका बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। चलिए, अब ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, इसमें ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो क्वेश्चन के अंदर किसी ना किसी रूप में गिवन होंगी। तो आप ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का रख दोगे, परचेस आप अप टू द डेट ऑफ फायर तक की ले लोगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई भी प्रकार के वेजेस या कोई भी प्रकार के अदर खर्चे हैं वो अप टू द डेट ऑफ फायर तक के ले लोगे। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है अभी मैं बताऊंगा। सेल्स की इंफॉर्मेशन अप टू द डेट ऑफ फायर तक की ले लोगे। बैलेंसिंग फिगर से आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। यानी आग लगने के समय पर आपके बिजनेस में एज पर रिकॉर्ड कितना स्टॉक अवेलेबल था वो आपको पता लग गया। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? एज पर रिकॉर्ड्स के मुताबिक पता चलेगा। काउंट करने तो थोड़ा बैठेंगे क्योंकि काउंटेबल नेचर का स्टॉक तो है नहीं। तो एस्टिमेटेड बेसिस पर ऑन रिकॉर्ड के हिसाब से एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर बिजनेस में कितना अवेलेबल है ये आपको पता चल गया। अब आपके बिजनेस में लग गई आग। आग लगने के बाद आप क्या करोगे? उसको बुझाने का काम करोगे। तो बुझाने के बाद आपको ये तो पता लग जाएगा कि बच कितना गया है। जैसे मान लो मैंने बोला कि कुछ एक रूम, 4 रूम थे, 3 रूम जल गए, 1 रूम बच गया। जो बच गया उसको तो मैं काउंट कर सकता हूं क्योंकि वो फिजिकली दिख रहा है। तो जो बच गया उसको आप माइनस कर दो। जैसे मान लो मैंने बोला एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकल के आता है 5 लाख। 2 लाख का स्टॉक आपने जलने से बचा लिया, तो नुकसान कितने का हुआ? 3 लाख का। पता लग जाएगा, बात समझ में आ रही है? तो 3 लाख का नुकसान पता लग जाएगा। सारी बातों का नोट बनवाऊंगा। पहले ये वाली बात अपने को क्लियर हो गई कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया। चलिए, सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात यहां तक की क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए, अब लिखेंगे आप स्टेप नंबर 2। मैंने सबसे पहला स्टेप आपको क्या बताया? वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कैसे करते हैं? तो काउंटेबल नेचर के स्टॉक में तो फिजिकली वैल्यू कर लेंगे, और नॉन काउंटेबल नेचर के स्टॉक में आप क्या बनाएंगे? नोट बनाएंगे। नोट कैसे बनाएंगे ये बात आपको समझ में आ गई। अब स्टॉक स्टेप नंबर 2 में क्या काम करना है? स्टेप नंबर 2 में आपको जीपी रेट डिटरमाइन करना है। तो आप हेडिंग डालेंगे डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट। ग्रॉस प्रॉफिट रेट को मैं कैसे डिटरमाइन करूं, इस बात को समझना है। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मुझे जीपी रेट पता लग जाए तो सेल तो अप टू द डेट ऑफ फायर तक ही पता है।
तो उसको जीपी रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। समस्या क्या है? जीपी रेट को डिटरमाइन करना। चलिए कैसे करेंगे? इसके तीन प्रोसेस हैं। मतलब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन तीन तरीके से देगा, जितने भी मैक्स पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे उसके बता रहा हूं मैं, तीन तरीके से इंफॉर्मेशन देगा, तीनों में से कोई सा भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तीनों तरीकों में बात करते हैं। तो आप लिखेंगे सबसे पहले, देयर आर थ्री मेथड्स टू कैलकुलेट जीपी रेट। देयर आर थ्री मेथड्स टू कैलकुलेट जीपी रेट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की। इफ जीपी रेट is given in the question then considered that GP rate for calculation of gross profit, for calculation of gross profit। पहला तरीका तो मैंने बड़ा सिंपल सा बताया, क्या? क्वेश्चन के अंदर आपको स्पेसिफिक जीपी रेट मेंशन कर देगा, दिमाग ही नहीं लगाना, वो जीपी रेट को उठाओ, डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। क्लियर मेरी बात? दूसरी बात, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इफ जीपी रेट is not given in the question, then information about past year gross profit and sales is given, or information about trading account of last financial year is given, then we prepare actual trading account of last financial year and determine जीपी रेट। बहुत ही सिंपल सी बात क्या बोली मैंने? अगर आपको कोई स्पेसिफिक जीपी रेट नहीं देता है तो वो लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने से रिलेटेड सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। तो आपको लास्ट ईयर का जो ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो आप एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और वहां से आप एक्चुअल जीपी रेट कंसीडर करेंगे जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर की है, और उसको आप करंट फाइनेंशियल ईयर में कंसीडर करेंगे। अब जीपी रेट निकालते कैसे हैं, ये बात आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर मल्टीप्लाई 100। तो यहां से आप जो है वो जीपी रेट निकाल लेंगे। चलिए इस बात को आप एक बार नोट कर लेंगे।
तीसरा पॉइंट की बात करूंगा, पहले यहां तक की बात नोट कर लें। हो गया नोट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट। हाँ जी, तीसरा पॉइंट नोट करेंगे। इफ इंफॉर्मेशन अबाउट more than 1 GP rate, more than 1 GP rate is given, then considered average GP rate for this purpose। अगर आपको एक से ज्यादा जीपी रेट बेटा अगर दे रखी हैं तो आप सभी जीपी रेट्स का क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। सपोज मैंने बोल दिया साहब 5 साल की जीपी रेट दे रखी है, तो पांचों साल की जीपी रेट आप आपस में जोड़ेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, एवरेज जीपी रेट आएगा। एवरेज जीपी रेट को आपको यहां पर कंसिडर करना है। ये मैंने 3 प्रकार से जीपी रेट को कैलकुलेट करने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताई है। तीसरे के अलावा चौथा तरीका नहीं मिलेगा। 3 तरीके से रिलेटेड अलग अलग सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां तक कि मेरी बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। अब लॉस ऑफ स्टॉक का अमाउंट का क्लेम का कैलकुलेशन कैसे बनाना है वो मैं सेपरेट क्लास में डिस्कशन करूंगा क्योंकि टाइम हो चुका है। तो आज के क्लास में जो जो पढ़ा मैं एक बार फास्ट रिकैप कर देता हूं, उसके बाद इस क्लास को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए आज की क्लास में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है उस चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम हमको यहां पर जो पढ़ना है वो बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड होने वाले लॉस से रिलेटेड पढ़ना है। और बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड 2 टाइप का लॉस होता है, एक तो स्टॉक का नुकसान और एक प्रॉफिट का नुकसान। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया आपके सामने स्टॉक के नुकसान का क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से कैसे मांगते हैं। स्टॉक के नुकसान का क्लेम मांगने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको एक वैल्यूएशन नोट तैयार करना है, जो कि आप इंश्योरेंस कंपनी को बताओगे साहब इतना नुकसान हुआ है। स्टॉक आपके पास जनरली बिजनेस में 2 प्रकार के नेचर का होता है, काउंटेबल नेचर का और नॉन काउंटेबल नेचर का। काउंटेबल नेचर के स्टॉक में कोई भी आपको नोट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उस केस में आप फिजिकली वैल्यूड करके बता सकते हो तो कितने स्टॉक का नुकसान हुआ है। जब बात होती है नॉन काउंटेबल नेचर के स्टॉक की, तो उस केस में हमको नोट बनाना पड़ता है और उस नोट का नाम मैंने क्या बोला है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट किसे कहते हैं? जो साल के बीच में बनाया जाता है। साल के बीच में जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उससे क्या चीज निकल के आती है कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर आपके बिजनेस में कितना अवेलेबल है, यानी आग लगने के समय पर आपके बिजनेस में कितना स्टॉक अवेलेबल था। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप था वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को लेकर के, जो बात आपको क्लियर हो गई। स्टेप नंबर 2 के अंदर मैंने बात करी डिटरमिनेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा उसके अंदर जो जीपी रेट कंसीडर करेंगे, वो जीपी रेट कौन सी लोगे, कैसी लोगे, तो उसके लिए 3 चीजें मैंने बताई। या तो क्वेश्चन के अंदर कोई स्पेसिफिक जीपी रेट गिवन होगी तो उसको कंसीडर करना है। दूसरा, पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने से रिलेटेड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी। एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है पिछले साल का और उससे आपको जीपी रेट निकालनी है, दैट विल बी कंसीडर्ड फॉर दिस पर्पस। और तीसरा केस क्या होगा? अगर आपको एक से ज्यादा जीपी रेट दे रखी है तो उस केस में सभी जीपी रेट का आपको क्या करना है? एवरेज करना है। एवरेज जीपी रेट विल बी कंसीडर्ड। ठीक है, अब इसके आगे की क्या कार्यवाही है वो अपन कल की क्लास में देखेंगे। तो यहां तक की बात सभी स्टूडेंट को क्लियर है? एक बार ऑनलाइन वाले स्टूडेंट मुझे सभी रिप्लाई देकर के बता दें। यहां तक की बात सभी लोगों को क्लियर है? एक बार ऑनलाइन वाले स्टूडेंट मुझे रिप्लाई देकर बता दें, क्या सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है क्या? चलिए, सभी स्टूडेंट को यहां तक की बात क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। अब इसके आगे का प्रोसेस, आगे कल क्या करना है वो अपन कल की क्लास में देखेंगे। चलिए आज की क्लास में इतना रखते हैं। धन्यवाद।